प्रधानमंत्री ने भाजपा के महापौरों से आग्रह किया कि वे अपने शहरों में जन कल्याण पर आधारित विकास पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में 159 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस, बसपा और जोगी कांग्रेस के अनेक नेता और कार्यकर्ता। और रायपुर में आज से शुरू हुए बैडमिंटन के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले, 12 देशों के 500 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगमों के महापौरों से आग्रह किया है कि वे अपने शहरों में जन कल्याण पर आधारित विकास पर ध्यान दें और जीवन को सुगम बनाने को प्राथमिकता दें। गुजरात के गांधीनगर में भाजपा मेयर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उनसे अपने शहरों में जनभागीदारी से लोगों की भलाई के कार्य करने को कहा है। श्री मोदी ने कहा कि नगर निगमों से लोगों का सीधा संबंध है, इसलिए महापौरों की ये जिम्मेदारी है कि वे नागरिकों का विश्वास जीतें। प्रधानमंत्री ने मेयरों से नियोजित शहरी विकास, आर्थिक क्षेत्र का निर्माण, शहरों में बेहतर परिवहन व्यवस्था और आवास तथा स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। पार्टी में चुने हुए सदस्य हुआ करते थे। कभी मेयर के रूप में भी अहमदाबाद का नेतृत्व उन्होंने किया था और यहीं से उनकी जो शुरुआत हुई, देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। सरदार साहब ने दशकों पहले म्युनिसिपैलिटी में जो काम किए उसे आज भी बहुत सम्मान से याद किया जाता है। आपको भी अपने शहरों को उस स्तर पर ले जाना है कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करके कहें कि हाँ, हमारे शहर में एक मेयर हुआ करते थे, तब ये काम हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के शहरों के विकास का रोड मैप बनाने में इस सम्मेलन की मुख्य भूमिका है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास ही विकास का मॉडल है। प्रधानमंत्री ने महापौरों से कहा कि वे ऐसा काम करें जो पीढ़ियां याद रखें। श्री मोदी ने कहा कि शहरों के बुनियादी ढांचे पर तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में 159 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से निर्मित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुसुम कासा से पंडेल सिंगवाही तक बनी सड़क भी शामिल थी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री बालोद जिले के गुरूर भी पहुंचे और लोगों से बातचीत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। कंपनियों से अब तक 40 करोड़ की रिकवरी हुई है। सारा पैसा निवेशकों को लौटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इससे अवगत कराया गया है ताकि अन्य राज्यों से भी रिकवरी हो सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वर्मी कंपोस्ट पर ग्रामीणों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने आज दल्ली राजहरा में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे जनता की बेहतरी के लिए प्राथमिकता से कार्य करें और किसी तरह की शिकायत का अवसर न दें। मुख्यमंत्री ने शाला भवनों की समय पर मरम्मत करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि शाला भवनों के रखरखाव के लिए राज्य स्तर पर 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और स्कूलों में आधारभूत संसाधन उपलब्ध हों। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।
कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ऐसा पहली बार होगा जब धान की खरीदी नवंबर में शुरू होगी। देर तक बरसात और पछेती प्रजाति के धान आने के इंतजार में सरकार हर साल 1 दिसंबर से ही धान की खरीदी शुरू करती रही है। हालांकि किसान हर बार इसको नवंबर में ही शुरू करने की मांग उठाते रहे हैं। इस बारे में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्य में पिछले साल रिकॉर्ड धान खरीदी की गई थी। 21,77,000 से अधिक किसानों ने 98 लाख मीट्रिक टन धान बेचा था। इसके लिए उन्हें 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। सरकार ने इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू कराने की मांग की थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि छत्तीसगढ़ में इस साल 15 अक्टूबर तक लगभग सभी क्षेत्रों में धान कटकर तैयार हो जाएगी। किसान बमुश्किल 1 पखवाड़े तक रोक सकते हैं, इसलिए 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की जानी चाहिए। और अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। बाकी के समाचार इस संदेश के बाद। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राजधानी रायपुर में आज दूसरे दलों के कई पूर्व विधायकों, बागी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इनमें बसपा की पूर्व विधायक कामदा जोल्हे, बालोद के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला, पूर्व विधायक विजय अग्रवाल सहित अनेक वरिष्ठ नेता शामिल हैं। ये सभी नेता भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। पार्टी कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में इन नेताओं के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने भी भाजपा में प्रवेश लिया। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह और अरुण साव ने दावा किया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों का नतीजा है कि हर वर्ग उनसे प्रभावित है। अब इन नेताओं के पार्टी में आने से भाजपा और मजबूत होगी। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम अपने दुर्ग प्रवास के दौरान पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को अगले विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर तैयार रहने की हिदायत दी। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री गौतम ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में बसपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर राज्य में अपनी सरकार बनाएगी। बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कमर कस दी है कि 2023 में हम प्रदेश को एक स्वच्छ और जिसका शासन नंबर 1 का है पूरे देश के अंदर, बहुजन समाज पार्टी को स्थापित करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में, सरकार में लेकर आएंगे। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इससे पहले रामजी गौतम के दुर्ग पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर उनका स्वागत किया। श्री गौतम ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। रायपुर दूरदर्शन समाचार एकांश आज अपनी स्थापना की 20वीं सालगिरह मना रहा है। आज ही के दिन वर्ष 2002 में तत्कालीन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने समाचार यूनिट की आधारशिला रखी थी। इस मौके पर तत्कालीन सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री रमेश बैस भी मौजूद थे। इन 20 वर्षों में रायपुर समाचार एकांश ने तकनीकी स्तर पर भी लगातार प्रगति की है।
स्थानीय समाचारों को प्रमुखता से स्थान देने के साथ ही समाचार यूनिट ने राष्ट्रीय मुद्दों और विकासमूलक योजनाओं को भी प्रमुखता के साथ जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। रायपुर समाचार एकांश से प्रारंभ में हिंदी में शाम 7 बजे से क्षेत्रीय समाचारों का प्रसारण किया जाता था, जिसकी अवधि 15 मिनट की थी। अब समाचार एकांश दिन में रोजाना 4 बुलेटिन का प्रसारण कर रहा है। इनमें दोपहर 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे और शाम 6:30 बजे की बुलेटिन शामिल है। इसके अलावा एकांश द्वारा हर रविवार को छत्तीसगढ़ी बोली में छत्तीसगढ़ दर्शन के साथ साथ समय समय पर समसामयिक विषयों को लेकर विशेषज्ञों से चर्चा और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली हस्तियों से साक्षात्कार और परिचर्चा का भी आयोजन निरंतर किया जा रहा है। दक्षिण मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा रेलवे सुरक्षा बल के स्थापना दिवस और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में रक्तदान कर महादान का संदेश दिया। इस मौके पर सुरक्षा बल के 45 जवानों ने रक्तदान किया। रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक प्रशांत टंडन ने बताया कि 20 सितंबर 1985 को रेलवे पुलिस बल को केंद्रीय सशस्त्र बल में शामिल किया गया था। स्थापना दिवस पर आज रेलवे सुरक्षा बल द्वारा एकता दौड़, वृक्षारोपण और रक्तदान जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। मनाया जाता है क्योंकि आरपीएफ को जो है ना, इसको आर्म्स फोर्स का दर्जा, जो है आर्म्स ऑफ यूनियन फोर्स का दर्जा 20 सितंबर 1985 को मिला था। इसी उपलक्ष्य में आज स्थापना दिवस के क्रम में हमारा आज सुबह इसमें एकता दौड़ और वृक्षारोपण, साथ में रक्तदान, जीवनदान जो मुहिम चलाई जा रही है, इसके तहत आज यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल बैरक में रक्तदान का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बल के सदस्य और सभी संबंधित रेलवे के कर्मचारी, अधिकारी स्टेशन के यहाँ पर उपस्थित है और रक्तदान जो शिविर है चालू हो चुका है। महिला सुरक्षा कर्मियों ने भी रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर रेलवे सुरक्षा बल की महिला आरक्षक मीरा ने कहा कि रक्तदान से किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। राजनांदगांव में रक्तदान का मतलब जो शिविर लगा गया है, उसमें हम दोनों भी शामिल हो रहे हैं ताकि हमारे रक्तदान से किसी की जान बच सके। और आप सभी से भी अनुरोध है मेरा कि आप सभी भी यहाँ आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और आपकी अगर रक्तदान से किसी की जान बचती है तो उससे अच्छा और क्या बात है। गौरतलब है कि रेलवे सुरक्षा बल देश के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है। यह एक ऐसा सुरक्षा बल है जो देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा करने के साथ ही भारतीय रेलवे की संपत्तियों की भी रक्षा करता है। और अब बैडमिंटन। मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 का आगाज आज रायपुर में हो चुका है। मोवा स्थित आई स्पोर्ट्स एरिना में 25 सितंबर तक आयोजित इस टूर्नामेंट में विजेताओं को लगभग 12 लाख रुपए के इनाम दिए जाएंगे। ये पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन स्पर्धा हो रही है। भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी संजय मिश्रा ने बताया कि भारत समेत 12 देशों के 550 खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। 11 देशों के खिलाड़ी और पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगभग 550 प्लेयर्स हैं, सब मिला के लगभग 550 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ में पहली बार इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बैडमिंटन खिलाड़ी तेजस्वी सिंह ने कहा कि इस आयोजन से बैडमिंटन के उभरते हुए खिलाड़ियों को दुनिया भर के अनुभवी खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हमें इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है और प्लस हमें इंटरनेशनल प्लेयर के साथ मिलने का भी मौका मिल रहा है। इस तरह का आयोजन पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है और जिससे हमें बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी बात है ये। स्पर्धा के तहत आज से क्वालिफाइंग राउंड शुरू हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 16 खिलाड़ी भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। 22 सितंबर से मेन ड्रॉ के मुकाबले शुरू होंगे, जिसमें मालविका बंसोड़ को विमेंस सिंगल्स में टॉप सीड मिली है, जबकि प्रदेश की आकर्षि कश्यप को दूसरी वरीयता दी गई है। इसके अलावा मिक्स डबल्स में छत्तीसगढ़ के ईशान भटनागर और गोवा की तनिषा क्रास्टो की जोड़ी ने पहली वरीयता हासिल की है। वहीं मेंस डबल्स में ईशान और साई प्रतीक की जोड़ी को तीसरी रैंकिंग मिली है।
रायपुर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT में दिव्यांग महिलाओं के अधिकार, चुनौतियां और अवसर विषय को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से इस सेमिनार का आयोजन NIT रायपुर के डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया। सेमिनार का उद्घाटन महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने किया। मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने संबोधन में बताया कि कैसे उनका विभाग विभिन्न NGO को सहायता प्रदान करके दिव्यांग महिलाओं की मदद कर रहा है। इस मौके पर NIT रायपुर के निदेशक डॉक्टर AM रवाणी भी मौजूद थे। सेमिनार के दूसरे दिन दिव्यांग बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं दिव्यांग जनों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। इस कार्यक्रम की समन्वयक थी सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मृदु साहू और डॉक्टर मोक्षा सिंह। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।